नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फ्री एजुकेशन में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सामान्य अध्ययन यानी कि जीके जीएस के जो मोस्ट इंपोर्टेंट 500 की क्वेश्चन सीरीज चल रही है, इसका 8वां पार्ट लेकर आए हैं। और इस वीडियो में भी हमने वही क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं, परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। और इन सभी क्वेश्चन को हम विथ एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ बिल्कुल डिटेल में हल करेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय क्रांतिकारियों की माता किसे कहा जाता है। तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में लाया हूं, यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पता है तो वीडियो को पॉज करके अपना आंसर लगाएं कमेंट बॉक्स में। इसके बाद मैं क्वेश्चन का आंसर बताऊंगा और जितने भी फैक्ट बनते हैं सभी को मैं समझाऊंगा। तो देखिए, भारतीय क्रांतिकारियों की माता कहा जाता है मैडम भीकाजी कामा को। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तस्वीर में आप देख पा रहे होंगे, ये है मैडम भीकाजी कामा। और देखिए, अब यहाँ से हमें फैक्ट याद रखना है कि जो भारत का पहला झंडा था, यानी कि जो भारत का राष्ट्रीय ध्वज था, उसका डिजाइन किसने तैयार किया था। तो मैडम भीकाजी कामा ने तैयार किया था, ठीक है। या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि भारत के पहले तिरंगे झंडे का निर्माण का जो श्रेय है वो मैडम भीकाजी कामा को दिया जाता है। जो भारत का पहला झंडा था या राष्ट्रीय ध्वज था, वो कुछ इस प्रकार से था कि इसमें जो है हरा कलर, केसरिया कलर और लाल कलर थे, ठीक है। और बीच में लिखा था वंदे मातरम। तो ये मैडम भीकाजी कामा के हाथ में है राष्ट्रीय ध्वज, आप इसको देख पा रहे होंगे। लेकिन यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था। तो स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का जो डिजाइन है वो पिंगली वेंकैया ने तैयार किया था, ठीक है। ये नाम आपको याद रखना है। स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का निर्माण किसने किया था, यह डिजाइन किसने तैयार किया था, पिंगली वेंकैया ने, ठीक है। ये अलग बात हो गई। अब देखिए, यदि क्वेश्चन आपसे पूछा जाए कि किस महिला ने भारतीय तिरंगा सबसे पहले फहराया था, तो मैडम भीकाजी कामा ने सबसे पहले भारतीय तिरंगा फहराया था। कब फहराया था? 1907 में, और स्टुटगार्ट नगर जर्मनी में फहराया था, ठीक है। 1907 में स्टुटगार्ट नगर जर्मनी में फहराया था। और आपको याद रखना है कि इन्होंने जो है पेरिस इंडियन सोसाइटी की स्थापना की थी। पेरिस इंडियन सोसाइटी की इन्होंने स्थापना की थी। इन्होंने कब की थी? तो 1905 में की थी। और कहाँ पर? फ्रांस की राजधानी पेरिस में की थी। तो इस क्वेश्चन से इतने फैक्ट आपको याद रखना है, क्योंकि आप आ गए हैं फ्री एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। और जो हमारे चैनल पर आ जाता है वो कुछ सीख के जाता है। ऐसा नहीं है कि हमने यहाँ से क्वेश्चन पढ़ा, उसका आंसर बोला और आगे बढ़ गए। ऐसे तो आपको बुक में भी पढ़ सकते हैं ना यार, कुछ सीख कर जाना है आपको। नंबर सेकंड क्वेश्चन है, साइबेरियन सारस किस नेशनल पार्क में आता है। ये जो साइबेरियन सारस है ना, ये केवलादेव नेशनल पार्क में आता है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन से हो जाएगा। केवलादेव नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो ये राजस्थान में है, ठीक है। और यदि पूछा जाए कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1982 में इसकी स्थापना हुई थी। और 1985 में इसको यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर घोषित किया गया था। जो केवलादेव नेशनल पार्क है, इसको पहले भरतपुर पक्षी विहार के नाम से जाना जाता था। भरतपुर पक्षी विहार के नाम से जाना जाता था केवलादेव नेशनल पार्क को, ठीक है। देखिए, जो केवलादेव नेशनल पार्क है, यहाँ पर हजारों की संख्या में दुर्लभ और विलुप्त पक्षी पाए जाते हैं। लेकिन ये साइबेरियन के सारस पक्षी के लिए पूरे वर्ल्ड में फेमस है, ठीक है। ये जो सारस पक्षी है, ये सर्दियों के मौसम में आता है, ठीक है। और जो सारस पक्षी है, आप तस्वीर में देख पा रहे होंगे, ये विश्व का सबसे विशालतम उड़ने वाला पक्षी है। तो इतनी बातें आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनबी के साथ भारत कौन आया था। तो महमूद गजनबी के साथ भारत आया था अलबरूनी। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जो अलबरूनी है, ये महमूद गजनबी के दरबार का एक विद्वान था, जो कि महमूद गजनबी के साथ में भारत आया था। और यदि हम बात करें कि महमूद गजनबी, तो ये जो है धन दौलत लूटने के उद्देश्य से भारत आया था। और उसने जो है 1001 ईस्वी से लगाकर 1027 ईस्वी तक टोटल भारत पर 17 बार आक्रमण किया है। तो याद रखेंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 क्वेश्चन है, चुनाव आयोग, राज्य चुनाव आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य चुनाव आयोग नगर निगम के चुनाव को किस अनुच्छेद के तहत आयोजित, नियंत्रित और पर्यवेक्षण करता है। तो जो राज्य चुनाव आयोग होता है, ये नगर निगम के चुनाव को अनुच्छेद 243 के तहत, अनुच्छेद 243 के तहत उनका आयोजन करता है, उनको कंट्रोल करता है और उनका पर्यवेक्षण करता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब बात हुई है यहाँ पर निर्वाचन आयोग की। तो जो इलेक्शन कमीशन है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसको हम बोलते हैं भारतीय निर्वाचन आयोग। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना हुई थी। और इसीलिए हम 25 जनवरी को हर साल राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। कब मनाते हैं? 25 जनवरी को हम हर साल राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं। ये आपको याद रखना है।
और जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? तो प्रथम चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। तो इतने फैक्ट आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की किस परत का घनत्व सबसे अधिक होता है? तो पृथ्वी की जो सबसे आंतरिक परत है, तीसरे नंबर की परत है, इसको कोर कहा जाता है और इसी का घनत्व जो है सबसे अधिक होता है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन से हो जाएगा। कितना घनत्व होता है? तो इसका घनत्व होता है लगभग 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। कितना? 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर इसका घनत्व होता है। ठीक है। जो पृथ्वी की आंतरिक परत है, सबसे लास्ट की परत है कोर, ये जो है निकिल और लोहा से बनी होती है। यानी कि इस परत में निकिल की यानी कि Na की और Fe यानी कि फेरस को हम बोलते हैं लोहा है, तो Na और Fe की प्रधानता होती है, इसीलिए इस परत को नीफे के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। और देखिए जो दूसरे नंबर की परत है मेटल या फिर इसको मेंटल बोलते हैं, तो इसका घनत्व कितना होता है? तो 3 से 5.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर तक मेंटल का घनत्व होता है। यदि हम बात करें कि जो भूपर पट्टी यानी कि जो क्रस्ट है, पहली परत होती है पृथ्वी की, इसका घनत्व कितना होता है? तो इसका घनत्व होता है 2.7 से 2.9 तक। ठीक है। तो ये सारे घनत्व आपको याद रखना है। मेन रूप से आपको याद रखना है कि सबसे आंतरिक परत जो होती है कोर, इसका घनत्व सबसे ज़्यादा होता है। कितना होता है? 13 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 6 क्वेश्चन है, नमधापा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? तो ये नमधापा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन से हो जाएगा। नमधापा राष्ट्रीय उद्यान, इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1983 में और ये भारत का तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। ठीक है। भारत का तो तीसरा सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, लेकिन भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है ये नमधापा राष्ट्रीय उद्यान। तो आपको याद रखना है कहाँ पर स्थित है? अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 7 क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन इसको हम बोल सकते हैं। सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक किसके खिलाफ लगाया था? तो सचिन तेंदुलकर ने अपना 100वां शतक एशिया कप 2012 में, कब? एशिया कप 2012 में बांग्लादेश के खिलाफ लगाया था। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन से हो जाएगा, लेकिन दुर्भाग्य से इंडिया मैच हार गया था 5 विकेट से। ठीक है। 5 विकेट से हम मैच हार गए थे, लेकिन यह क्वेश्चन बनता है कि सचिन ने अपना 100वां शतक किस टीम के खिलाफ लगाया था? तो बांग्लादेश के खिलाफ लगाया था। ठीक है। सचिन तेंदुलकर के कुछ उपनाम हैं, ये परीक्षाओं में पूछे ही जाते हैं। इनको मास्टर ब्लास्टर कहा जाता है, इनको बॉम्बे बॉम्बर कहा जाता है, इनको क्रिकेट के भगवान के नाम से जाना जाता है और इनको मैराथन मैन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। तो इनके 4 उपनाम हैं, ये भी हमें साथ में याद रखना है। दूसरा इनकी ऑटोबायोग्राफी है, यानी कि आत्मकथा है। इनकी आत्मकथा का नाम है प्लेइंग एट माई वे। तो इनकी आत्मकथा यानी कि ऑटोबायोग्राफी का नाम भी आपको याद रखना है। दोस्तों मेरी कोशिश यही रहती है, मैं एक वीडियो में 25 क्वेश्चन लाता हूँ। कितने क्वेश्चन लाता हूँ? 25 क्वेश्चन लाता हूँ, लेकिन मैं 100 से ज़्यादा फैक्ट बताता हूँ और हर फैक्ट अपने आप में एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। तो फ्री एजुकेशन पर जो आ गया है वो कुछ सीख कर जाएगा, मैं गारंटी देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 8 क्वेश्चन है, भारत में कीचड़ ज्वालामुखी या फिर इसको बोलते हैं मड वोल्केनो कहाँ पर पाए जाते हैं? तो कीचड़ ज्वालामुखी भारत के एकमात्र स्टेट में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे पाए जाते हैं। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्पेशल द्वीप किस द्वीप में पाए जाते हैं? तो बारातांग द्वीप है, यहाँ पर ये कीचड़ ज्वालामुखी पाए जाते हैं। ठीक है। और ये बारातांग द्वीप कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ठीक है। जो कीचड़ ज्वालामुखी हैं इनको वहाँ के स्थानीय लोग जलकी कहते हैं। क्या कहते हैं? जलकी कहते हैं। ये आपको याद रखना है। प्लस एक और इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको यहाँ से रखना है, याद रखना है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी, उसका नाम क्या है? उस ज्वालामुखी का नाम है वैरन ज्वालामुखी। और ये वैरन ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? ये वैरन द्वीप पर स्थित है। और वैरन द्वीप कहाँ पर है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ठीक है। तो ये फैक्ट आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर 9 क्वेश्चन है, मसाला और तेल बीज विनिमय, इसको हम बोलते हैं इंग्लिश में स्पाइस एंड ऑयल सीड एक्सचेंज, किस स्थान पर स्थित है? तो ये मसाला और तेल बीज विनिमय ये सांगली में स्थित है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन से हो जाएगा। सांगली महाराष्ट्र का एक जिला है। ठीक है। और यह स्थान मसालों के प्रोडक्शन के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस है। आपको याद रखना है, जो सांगली है इसको महाराष्ट्र की हल्दी नगरी भी कहा जाता है। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है,
याद रखेंगे। नंबर 10 क्वेश्चन है 16 महाजनपदों का प्रमाणित उल्लेख किस निकाय में मिलता है। क्वेश्चन पढ़ के ही समझ में आ रहा होगा कि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो जो प्राचीन भारत की 16 महाजनपदें थीं, इनका प्रमाणित उल्लेख मिलता है अंगुत्तर निकाय में। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, अब माइंड में क्लिक करना चाहिए कि अंगुत्तर निकाय क्या है। तो अंगुत्तर निकाय जो है बौद्ध धर्म का एक फेमस ग्रंथ है। इसमें 16 महाजनपदों का प्रमाणित उल्लेख मिलता है। ठीक है, देखिए जो 16 महाजनपदों में से 15 महाजनपदें थीं, ये जो है नर्मदा नदी के किनारे बसी हुई हैं। ठीक है, नर्मदा नदी के किनारे बसी हुई हैं। लेकिन जो एक महाजनपद है इसका नाम है अस्मक महाजनपद, और ये अस्मक महाजनपद जो है ये गोदावरी नदी के किनारे बसी है। ठीक है, तो ये फैक्ट आपको याद रखना है, खासकर आपको अस्मक महाजनपद का नाम याद रखना है। ये गोदावरी नदी के किनारे बसी हुई है। बाकी कोई भी महाजनपद आ जाए 15 जनपद में से, आपको नाम भी याद नहीं रखना, आपको नर्मदा नदी क्लिक कर देना है। लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि फला फला जो महाजनपद थी वो किस नदी के किनारे बसी है, तो नर्मदा नदी के किनारे केवल एक महाजनपद थी जो गोदावरी नदी के किनारे थी, उसका नाम था अस्मक महाजनपद। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 11 क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता में बैल की मोहर कहाँ से प्राप्त हुई थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता में बैल की मोहर मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन से हो जाएगा। बैल की मोहर सिंधु घाटी सभ्यता की एक फेमस मोहर है जो कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई थी। और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी, तो राखलदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी 1922 ईस्वी में। ठीक है, और वर्तमान में जो मोहनजोदड़ो है ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे स्थित है। और मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है, मृतकों का टीला कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नंबर 12 क्वेश्चन है बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को निम्नलिखित में से कौन सी नहर जोड़ती है। तो बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर को जोड़ती है कील नहर। इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। जो कील नहर है ये कहाँ पर है, ये जर्मनी में है। ठीक है, और इसकी लंबाई कितनी है, तो कील नहर की टोटल लंबाई है 98 किलोमीटर। ठीक है, और इस नहर का निर्माण कब हुआ था, तो 1895 में जो कील नहर है इसका निर्माण हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है महात्मा गांधी एंड हिज मिथ्स नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं। तो देखिए महात्मा गांधी एंड हिज मिथ्स नामक पुस्तक के लेखक हैं मार्क सेफर्ड। बी ऑप्शन से हो जाएगा। ये मार्क सेफर्ड कौन है, तो ये वाशिंगटन यानी कि अमेरिका के फेमस पत्रकार व लेखक हैं। इन्होंने गांधी जी के जीवन व उनके आंदोलनों पर काफ़ी गहन अध्ययन किया है, काफ़ी गहन शोध किया है। और उसके बाद इन्होंने एक पुस्तक लिखी है, उस पुस्तक का नाम है महात्मा गांधी एंड हिज मिथ्स। ठीक है, किसने लिखी है, मार्क सेफर्ड ने लिखी है। तो इनका नाम आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश कहाँ पर दिया था। तो गौतम बुद्ध ने अपना अंतिम उपदेश दिया था वैशाली में। इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही हो जाएगा। गौतम बुद्ध की यदि हम बात करें तो गौतम बुद्ध जो हैं ये बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी। ठीक है, लुम्बिनी नेपाल में है और 563 ईसा पूर्व इनका जन्म हुआ था। इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी बोध गया में, और इनकी मृत्यु या फिर इसको निर्माण या फिर महापरिनिर्वाण बोलते हैं, कुशीनगर में हुआ था 483 ईसा पूर्व में। ठीक है, तो गौतम बुद्ध से संबंधित इतनी बातें हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतीय बाजार का वॉच डॉग किसे कहा जाता है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। तो भारतीय बाजार का वॉच डॉग कहा जाता है सेबी को। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन से हो जाएगा। जो बच्चे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जो एग्जाम देते हैं, जो परीक्षा में बैठते हैं, उनको पता होता है कि सेबी से हमेशा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले पूछा जाता है सेबी का फुल फॉर्म। तो इसका फुल फॉर्म होता है सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, हिंदी में भी पूछा जाता है। तो हिंदी में इसको बोलते हैं भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड। इसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 को। और इसका हेड क्वार्टर कहाँ पर है, इसका हेड क्वार्टर है मुंबई में। देखिए जो सेबी की स्थापना है इसके संबंध में थोड़ा सा कन्फ्यूज़न रहता है, तो वो हम आज क्लियर कर देते हैं। जो सेबी की स्थापना है ये बेसिकली 12 अप्रैल 1988 को हुई थी, लेकिन गैर संवैधानिक निकाय के रूप में हुई थी। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि 30 जनवरी 1992 को संसद के एक अध्यादेश के द्वारा सेबी को संवैधानिक दर्जा मिल गया। याद रखना है गैर संवैधानिक निकाय के रूप में इसकी स्थापना हुई थी 12 अप्रैल 1988 को। फिर संसद ने एक अध्यादेश जारी किया जिसके तहत 30 जनवरी 1992 में इसको संवैधानिक निकाय का दर्जा मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कालिदास के किस महाकाव्य में सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। तो देखिए कालिदास का एक महाकाव्य कुमार संभवम, इसमें सती प्रथा का उल्लेख मिलता है। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्लस में आपको याद रखना है कि जो रघुवंशम है, ऋतुसंहारम है, मेघदूतम है और ये कुमार संभवम है। तो ये चारों रचनाएं कालिदास की हैं। तो ये रचनाएं भी आप याद कर लें, ये भी पूछी जाती हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। तो दक्षिण भारत का सबसे ऊंचा शिखर है अनामुड़ी शिखर। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन से हो जाएगा। अनामुड़ी शिखर जो है ये केरल के इडुक्की जिले में स्थित है। कहाँ पर? केरल के इडुक्की जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई यदि फिक्स पूछी जाए तो 2695 मीटर, 2695 मीटर जो है इस शिखर की ऊंचाई है। ठीक है। और ये जो शिखर है ये इरबुकुलम नेशनल पार्क में स्थित है। कहाँ पर? इरबुकुलम नाम का नेशनल पार्क है केरल के इडुक्की जिले में, और इसी में जो है ये शिखर स्थित है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो अनामुड़ी शिखर है किस नेशनल पार्क में स्थित है। तो इरबुकुलम नेशनल पार्क, ये भी केरल के इडुक्की जिले में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गीता रहस्य नामक पुस्तक किस स्वतंत्रता सेनानी ने लिखी थी। तो गीता रहस्य अच्छी पुस्तक है और इसके राइटर थे बाल गंगाधर तिलक। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन से हो जाएगा। ये जो पुस्तक है बाल गंगाधर तिलक ने मराठी भाषा में लिखी थी और इसका प्रकाशन कब हुआ था? 1915 में इसका प्रकाशन हुआ था। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट, बाल गंगाधर तिलक ने इस पुस्तक की रचना बर्मा की मांडले जेल में की थी। कहाँ पर? वर्मा की मांडले जेल में जो है इन्होंने गीता रहस्य नाम की पुस्तक की रचना की थी। ठीक है। जो बाल गंगाधर तिलक हैं इनका एक बहुत ही फेमस नारा है, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर ही रहूंगा। ठीक है, ये इनका फेमस नारा है। और बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में एनी बेसेंट के साथ मिलकर इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की थी। इंडियन होम रूल लीग की स्थापना की थी इन्होंने एनी बेसेंट के साथ में मिलकर। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है। तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 148 में। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन से हो जाएगा। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, इसको हम क्या बोलते हैं? तो इसको हम CAG भी बोलते हैं। और CAG का फुल फॉर्म क्या होता है? इसका होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक इसको हिंदी में बोलते हैं। इसको शॉर्ट में क्या बोलते हैं? इसको शॉर्ट में बोलते हैं कैग या फिर CAG। तो प्रथम कैग कौन थे? वी नरहरि राव जो हैं ये प्रथम कैग थे इंडिया के। और ये जो कैग होते हैं इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ठीक है, नियुक्ति का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 148 में, याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है MS पावर पॉइंट में नई स्लाइड इंसर्ट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। तो MS पावर पॉइंट में न्यू स्लाइड इंसर्ट करने के लिए Ctrl+M शॉर्टकट की का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन कंफ्यूज करता है और हमेशा पूछा जाता है। न्यू स्लाइड यदि आपको इंसर्ट करना है तो Ctrl+M का आप यूज़ करेंगे, लेकिन यदि आपको न्यू प्रेजेंटेशन इंसर्ट करना है पावर पॉइंट में तो Ctrl+N शॉर्टकट की का यूज़ करेंगे। न्यू प्रेजेंटेशन के लिए Ctrl+N और न्यू स्लाइड के लिए Ctrl+M, दोनों फैक्ट हैं, दोनों शॉर्टकट की आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हास्य गैस, इसको हम बोलते हैं लॉफिंग गैस। तो लॉफिंग गैस का रासायनिक सूत्र यानी कि केमिकल फॉर्मूला आपको बताना है। तो जो लॉफिंग गैस है इसका केमिकल फॉर्मूला होता है N2O। ए ऑप्शन से हो जाएगा। इसको नाइट्रस ऑक्साइड बोलते हैं। ठीक है, और इसका केमिकल फॉर्मूला होता है N2O। नंबर बी पे लिखा है NaCl। तो NaCl जो है साधारण नमक का रासायनिक सूत्र है और इसको सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इसको सोडियम क्लोराइड बोलते हैं। और सी पे लिखा है D2O। तो जो D2O है ये भारी जल का रासायनिक सूत्र है। और डी पे लिखा है NH3। तो जो NH3 है ये अमोनिया का रासायनिक सूत्र है। ठीक है, तो चारों रासायनिक सूत्र आपको याद रखना है, चारों इंपॉर्टेंट हैं। हो सकता है कोई एक आपकी परीक्षा में आ जाए और आपको एक नंबर दिला दे। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगर एक व्यक्ति रिकेट्स से पीड़ित है तो उसको कमी है। तो देखिए यदि कोई व्यक्ति रिकेट्स से पीड़ित है तो उसको विटामिन डी की कमी है। बी ऑप्शन से हो जाएगा, क्योंकि विटामिन डी की कमी से ही बच्चों में सूखा रोग या फिर इसको हम क्या बोलते हैं, इसको रिकेट्स बोलते हैं। ठीक है, तो विटामिन डी की कमी से होता है सूखा रोग या फिर रिकेट्स रोग। ठीक है, इसमें क्या होता है तो हड्डियां कमज़ोर व लचीली हो जाती हैं व टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। और विटामिन डी का यदि हम यहाँ पर रासायनिक सूत्र की बात करें या फिर रासायनिक नाम क्या होता है विटामिन डी का, तो विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरॉल। ठीक है, तो रासायनिक नाम भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से अमीर खुसरो के गुरु कौन थे। तो अमीर खुसरो के गुरु थे निज़ामुद्दीन औलिया। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन से हो जाएगा। निज़ामुद्दीन औलिया जो है एक सूफी संत था और अमीर खुसरो का गुरु था। ठीक है, देखिए अमीर खुसरो से कई क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सबसे पहले अमीर खुसरो का पूरा नाम क्या था? इनका पूरा नाम था अबुल हसन यामुनुद्दीन अमीर खुसरो। ठीक है, और देखिए जो अमीर खुसरो हैं प्रथम मुस्लिम कवि माने जाते हैं, प्रथम मुस्लिम कवि माने जाते हैं अमीर खुसरो।
और अमीर खुसरो की कुछ रचनाएं हैं वो हम देख लेते हैं। तुगलकनामा फेमस रचना, दूसरी है आईने सिकंदरी और तीसरी है तारीख ए दिल्ली। तो अमीर खुसरो की ये 3 रचनाएं हैं, इनको आप कहीं लिख लें या फिर याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है आगरा शहर का संस्थापक कौन था? तो आगरा शहर का संस्थापक था सिकंदर लोधी। डी ऑप्शन सी हो जाएगा। लोधी वंश का महान शासक था सिकंदर लोधी और उसने जो है 1504 ईस्वी में आगरा शहर बसाया था। ठीक है, और उसने आगरा में एक किला भी बनवाया था। किले का नाम था बादलगढ़ किला। ठीक है, बादलगढ़ नाम का किला भी बनवाया था सिकंदर लोधी ने आगरा में। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप हमें ईमानदारी से बताएं कि आपको कैसा लगा वीडियो। प्लीज़ कमेंट करके फीडबैक जरूर दें, कहाँ पर क्या कमी है और आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा है। प्लीज़ दिल से एक बार फीडबैक दें। अब नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन है आपके लिए चैलेंजिंग क्वेश्चन है, जो कि हम पूछते हैं हमारे प्रीवियस वीडियो से। अंतर्राष्ट्रीय मानव उड़ान दिवस किस दिन मनाया जाता है? आपके लिए 4 ऑप्शन भी दिए गए हैं। और हाँ, आपको अंतर्राष्ट्रीय मानव उड़ान दिवस की थीम जरूर लिखना है, क्योंकि मैं इसको प्रीवियस वीडियो में समझा चुका हूँ। थैंक यू दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके हमें मोटिवेट करें और अपने स्टडी रिलेटेड जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हों सभी में इस वीडियो को शेयर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा लें, ताकि इसी प्रकार के लेटेस्ट वीडियो का अपडेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और दोस्तों जो हमारे जीके जीएस के मोस्ट 500 आईएमपी क्वेश्चन की सीरीज चल रही है उसके 8वां भाग है ये। ठीक है, उसका 8वां भाग है। इससे पहले हम 7 वीडियो बना चुके हैं, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। इसी प्रकार से मैंने हर वीडियो में समझाया है। इन वीडियो की लिस्ट आपको यहाँ पर आई बटन में मिल जाएगी, या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, या फिर अभी आपको स्क्रीन पर 3 वीडियो दिख रहे होंगे जो कि महत्वपूर्ण हैं, उनको देख लें। थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।